नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ जीके साइंस के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके ब्लड पर आधारित रहेंगे। आज का वीडियो पूरा, तो इसको आप देखते रहें, पूरा वीडियो देखें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में। और जो मेरा वीडियो होगा ये आपको थ्योरिकल होगा, ना कि क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आगे हम लाते रहेंगे स्पीडी रिवीजन के माध्यम से, मगर जो यह वीडियो है थोड़ा थ्योरिकल है। ये मैंने जो अपने आप बनाए हुए हैं नोट्स, हैंड राइटिंग के नोट्स, उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सब आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा या पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। तो देखिए, हमारे शरीर में ब्लड का जो काम होता है, उसके सारे ब्लड क्या है, इसमें क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। चलो चलते हैं आगे। तो देखिए, जो हमारे शरीर में ब्लड का महत्व तो बहुत होता है, क्योंकि बिना ब्लड के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ये ब्लड है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्लड का मतलब रुधिर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के भाग का लगभग 7 से 9% यानी 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। जो सामान्य व्यक्ति का अगर स्वस्थ शरीर है, सामान्य व्यक्ति जिसको बोलते हैं, उसमें ये उसके भार के हिसाब से, अगर उसका भार ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, अगर कम है तो उसका जो खून का लेवल होगा, ब्लड का लेवल, वो कम होगा ज़रूर, क्योंकि जो उसके भार के हिसाब से ही ये उस पर होता है। जो उसके भार का 7 से 9% होता है। जो इसका पीएच मान होता है, और आगे देखते हैं इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो इसका पीएच मान 7.36 होता है। जो इसका पीएच मान होता है, ये जो बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो ये 7.36 होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जी हाँ, पहला है प्लाज्मा, और दूसरा है रक्त कणिका, जिनको ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। प्लाज्मा और दूसरा नंबर रक्त कणिकाएँ, दो होती हैं। ये 2 पदार्थ होते हैं ब्लड के अंदर, खून में। तो आगे देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो अब प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। जो प्लाज्मा होता है या रक्त का अजीवित पदार्थ होता है, यानी इसमें इसमें जीवन नहीं होता है। जो अजीवित पदार्थ होता है, जो रक्त का लगभग 60% यानी 60% प्लाज्मा होता है रक्त में। प्लाज्मा में अब क्या क्या होता है, उसमें कौन से मिश्रण होते हैं, तो देखते हैं। प्लाज्मा में 90% जो होता है वो पानी होता है, यानी 90% पानी होता है, और 0.7% प्रोटीन्स होते हैं, 0.9% लवण यानी साल्ट होते हैं, 0.1% शेष पदार्थ होते हैं। तो ये के 100% जो प्लाज्मा होते हैं, उसमें से 90% पानी, 0.7% प्रोटीन्स और साल्ट लवण होते हैं, 0.9%, 0.1% ग्लूकोज यानी शेष पदार्थ होता है। अब इसका प्लाज्मा का क्या कार्य होता है। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना होता है। जी हाँ, प्लाज्मा का जो कार्य होता है, वो जो पचे हुए भोजन जो हम खाना खाते हैं एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना, यानी हर शरीर के हर भाग में उसके जो पदार्थ होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको पहुँचाना होता है। यदि प्लाज्मा में प्रोटीन्स को हटा दिया जाए तो शेष बचे हुए पदार्थ को सीरम कहते हैं। यानी अगर प्लाज्मा में जो
मिश्रण होता है उसमें से प्रोटीन 0.7% होता है, उसको अगर हटा दिया जाए उसको, तो उससे जो पदार्थ बचेगा उसे हम सीरम कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि रक्त कणिकाएँ। रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। जी दोस्तों, जो रक्त कणिकाएँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, और ये रक्त कणिकाएँ कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है RBC, नंबर 2 WBC और नंबर 3 प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु। जी, तो जो RBC होती हैं इनको लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, यानी रेड कार्पुलस। और जो WBC होती हैं इनको व्हाइट कार्पुलस यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको रक्त बिंबाणु बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसके जो प्लेटलेट्स होती है वो उनकी संख्या कम होती जाती है धीरे धीरे, और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो उनकी जो होता है वो प्लेटलेट्स की कमी से होता है डेंगू रोग। और डेंगू अगर हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अब देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएँ यानी रेड कार्पुलस हैं क्या। देखिए, स्तनधारियों की जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वह उभयांतर कॉन्वर्स आकार के होते हैं तथा इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते। केंद्रक ना होने के कारण हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह बनाना है। जो पदार्थ रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है उसके लिए रेड वेसल्स कार्पुलस का जो कार्य होता है वह हीमोग्लोबिन के लिए जगह बनाना है। देखिए, और जो ऊँट होता है कैमल, इसमें एवं लामा नामक स्तनधारी है जिसमें RBC में केंद्रक पाया जाता है। जी हाँ, जो मतलब अन्य जो भी हैं लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके जो पाद हैं ऊँट और कैमल, ऊँट एवं लामा नामक स्तनधारी में RBC में केंद्रक पाया जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसके लिए आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। जी हाँ, रेड कार्पुलस के जो निर्माण होता है इसके लिए कौन कौन से तत्व जो उत्तरदायी हैं यानी सहायक होते हैं, उनमें आयरन यानी लोहा, विटामिन B12 और फोलिक एसिड और RBC, ये जितने भी हैं सब RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। जो B11 जो B12 है, B12 इसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। RBC का जो निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में वो यकृत एवं प्लीहा में होता है। अब लाल रक्त जो कणिकाएँ होती हैं जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं इनका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। जी हाँ, यानी जो RBC है रेड कार्पुलस, इनका जो जीवन होता है वह 120 दिन होता है। अगर इनको एक लेबोरेटरी में रखा जाए जिसको ब्लड जीवन, जैसे जो मरीजों को चढ़ाया जाता है जो ब्लड बैंक में रखा जाता है, उनमें इनका जीवन काल सिर्फ उसके आधे दिन होता है, यानी 60 दिन यानी 2 महीने तक वो ब्लड सही रह पाता है शरीर से बाहर निकल के बाद भी। तो जो इसका एक लाल रंग जो इसका होता है इसको हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो खून का जो रंग होता है लाल, या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं इनकी मृत्यु यकृत में होती है, इसलिए यकृत को RBC की कब्र कहा जाता है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाओं को की जो कब्र है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यकृत को। यकृत को RBC की कब्र कहा जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखती है।
जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें हीम नामक एक रंजक पदार्थ होता है जो लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयुक्त करने की क्षमता रखती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में संजोगने का कार्य करती है। कौन? हीम नामक पदार्थ। हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो वो एनीमिया रोग हो जाता है। अगर औसत आरबीसी की बात करें मानव शरीर में तो वो होती है 5 से 5.5 मिलियन या पर 100 ml ब्लड होती है। 100 ml में 5.5 मिलियन रूट। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में ज़्यादा होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है मैदानी क्षेत्र में रहने वाले के लोगों की अपेक्षा। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या है वह किससे ज्ञात की जाती है? तो यह ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। अब हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, जो मतलब हमको एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में होना चाहिए, वह कितनी है? तो हीमोग्लोबिन इन मेल यानी आदमियों में कितनी होनी चाहिए? तो यह 14.5 से 16.5 GM अपॉन 100 ml ब्लड में होनी चाहिए। यानी पर 100 ग्राम में जो मानव शरीर जो मेल होते हैं आदमी के शरीर में वो 14.5 से 16.5 GM बटा 100 ml ब्लड में होनी चाहिए। और जो फीमेल में होती है, स्त्रियों में, इसकी संख्या 12.5 से 14.5 GM पर 100 ml ऑफ ब्लड में होनी चाहिए। इसीलिए जब इंसान बीमार होता है तो उसके जो ब्लड की रिपोर्ट होती है उसमें यही बात पॉइंट की जाती है कि मानव शरीर में, इस शरीर में कितना अब ब्लड बचा हुआ है। 14.5 से 16.5 आदमी के शरीर में नॉर्मल ब्लड होना चाहिए। और जो स्त्रियों में होता है वो 12.5 से 14.5, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम। अगर कम भी है तो फिर भी दिक्कत होगी, और ज़्यादा भी होगी तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। अब आगे बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की, यानी WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेशंस। RBC और WBC का जो अनुपात होता है वो 100.1 होता है। यानी RBC 600 होता है और WBC 1% होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार अमीबा जैसा होता है, अर्थात अनिश्चित आकार होता है इसका मतलब आकार नहीं होता श्वेत रक्त कणिकाओं का, ये अमीबा की तरह फैलता, घटता, बढ़ता रहता है। WBC में केंद्रक होता है और RBC में केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फोसाइट्स में होता है। जी हाँ, अगर WBC की निर्माण की बात करें तो यह अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और लिम्फोसाइट्स में इसका निर्माण होता है। और इनका जो जीवन काल होता है वह 3 से 10 दिन का होता है। जी हाँ, इनका जीवन काल 3 से 10 दिन का होता है। अगर आप कोई नोट्स लिखने हैं तो अपनी कॉपी कलम लेकर बैठें, और ये हमारे जो क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, जो आपको भी लग रहे हैं, उनको आप अपनी कॉपी पे उतारते जाइएगा, तो आगे आने वाले आपके रिविजन के लिए देखते रहें। इनका निर्माण, इनका जीवन काल जो होता है वह 3 से 10 दिन का होता है। किसका? वाइट ब्लड कॉर्पुलेशंस का। जो इनका मुख्य कार्य है वाइट यानी सफ़ेद रक्त कणिकाओं का, श्वेत रक्त कणिकाओं का, वह शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। इसीलिए इन्हें शरीर का सिपाही कहा जाता है। जी हाँ, शरीर का सिपाही किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। अब बात करते हैं WBC को प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है। जी हाँ, इनकी औसत संख्या 8000 से 12000 mm3 पर 100 ml होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि यानी श्वेतांश वृद्धि एवं उनकी संख्या का कम होना श्वेतांश ह्रास कहलाती है। जो अगर हम शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की जो वृद्धि होती है
अगर वृद्धि हो रही ज़्यादा हो गई तो उनको सेवितांश वृद्धि। हाँ, क्या है? शरीर की वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना कम या बंद हो जाता है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं, यानी ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। जो ब्लड का कैंसर होता है वो श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी या बंद के कारण होता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं या मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें नंबर 1 होती है योसिनोफिल, आइसोनोफिल, दूसरे होती हैं बोसोफिल, तीसरी होती हैं मोनोसाइट्स, चौथी होती हैं लिम्फोसाइट्स और पांचवी होती हैं न्यूट्रोफिल। जिनकी न्यूट्रोफिल की जो मात्रा होती है वह 60 से 70% होती है, यानी सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती हैं श्वेत रक्त कणिकाओं में। जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये कणिकाएं रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करती हैं एवं घाव आदि को भरने में सहायता करती हैं। जी दोस्तों, जो न्यूट्रोफिल श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यह शरीर में रोगाणुओं यानी रोग के जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, यानी उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं एवं घाव को भरने में सहायता करती हैं। आपने अगर देखा होगा कभी आपके घाव हुआ होगा तो जो ऊपर कुछ सफ़ेद चिपचिपा जैसा तरल पदार्थ आ जाता है वह न्यूट्रोफिल और श्वेत रक्त कणिकाएं ही होती हैं। आइसो ये 5 प्रकार की होती हैं, फिर से देख लीजिएगा। 1 नंबर होती है इसोनी एओजी योसिनोफिल, दूसरी होती हैं बोसोनोफिल, तीसरी होती हैं मोनोसाइट्स, चौथी होती हैं लिम्फोसाइट्स, पांचवी न्यूट्रोफिल। अगर ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो इससे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। नंबर 1 होता है ए, नंबर 2 ए बी, नंबर 3 बी और नंबर 4 ओ। जो ए बी ग्रुप होता है वह सर्वग्राही होता है, यानी सर्वग्राही वह सभी का ब्लड, अन्य जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनका ब्लड अपने में ले सकता है, अपने मिक्स कर सकता है, मिला सकता है, चढ़वा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह सभी ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड ले सकता है, ए का भी ले सकता है और बी ग्रुप का और ओ का भी ले सकता है। और जो ओ ग्रुप होता है वह सभी को दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। और इसके जो वर्गीकरण करता थे वो कार्ल लाइनस्टीनर थे, जिन्होंने ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया था। अब आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स की, यानी थ्रोम्बोबाइकॉट्स, रक्त बिंबाणु क्या होते हैं। इनका जीवन काल 7 से 9 दिन का होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, इनमें भी केंद्रक होता है। और इनकी औसत संख्या होती है वह 1.1 से 1.5 लाख mm3 होती है। इनका जो मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनने में मदद करना होता है। डेंगू बुखार में इनकी संख्या कम हो जाती है। जो प्लेटलेट्स होती हैं, रक्त बिंबाणु बोलते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य क्या होते हैं। ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, लिपिड आदि को अंगों तक पहुंचाना है। ब्लड का ही कार्य उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल देना है, यह ब्लड का कार्य है। शरीर को बीमारियों से रक्षा करना है। शरीर का पीएच मान नियंत्रित करता है ब्लड। शरीर का ताप नियंत्रित करता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का वितरण जो करना है वह ब्लड के द्वारा ही होता है। अब रक्त का थक्का बनना क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ब्लड क्लॉटिंग क्या है? देखिए, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिन बनता है, प्लस फाइब्रिन प्लस बिम्बाणु जब मिलते हैं तब रक्त का थक्का बनता है। रक्त प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण विटामिन के की सहायता से यकृत में होता है। जो रक्त प्रोथ्रोम्बिन होता है एवं फाइब्रिनोजन, इनका निर्माण यकृत में होता है, जो विटामिन के की सहायता से होता है। और जो हेपरिन होता है, हेपरिन एक प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है शरीर के भीतर, इसका निर्माण यकृत में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को दबाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा अभी न्यू चैनल है तो अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है, तो इसको मुझे सपोर्ट करें, पूरा अपना सहयोग दें और हम आपके लिए ऐसे ही जो जितने भी वो जहाँ तक भी हो सकेगा हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। आपके स्टडी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में करेंगे, स्टडी हर टॉपिक पे करेंगे।